गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड चल रहा है सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म, और इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में वर्ग की इकाइयों के बारे में बताया था। हमने जाना था मेजर टैक्सा कौन से हैं और माइनर टैक्सा कौन से हैं। तो मेजर टैक्सा में किंगडम से लेकर मैंने आपको बताया था सब ट्राइब तक मेजर टैक्सा होते हैं, और उसके बाद जो माइनर टैक्सा है उसमें जीनस से लेकर के और क्लोन तक जो अवस्थाएं हैं उनको हमने शामिल किया था माइनर टैक्सा में। और टैक्सा जो है उनमें जो टैक्सॉन होते हैं उनके आगे कौन से अनुलग्न लगाने हैं, कौन से टैक्सा के आगे लगाने हैं, टैक्सॉन के आगे लगाने हैं, ये मैंने आपको बताया था। और कुछ ऐसे भी टैक्सॉन हैं जैसे स्पीसीज है, जीनस है, किंगडम है, तो उनके आगे अनुलग्न की व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि अनुलग्न उनके आगे नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अनुलग्न। उसके बाद है हमने पढ़ा है प्लांट नोमेनक्लेचर के बारे में। तो प्लांट नोमेनक्लेचर में मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी भी पादप, अगर कोई एक पादप है जो पूरे विश्व में पाया जाता है और पूरे विश्व में उसको अगर अलग अलग नामों से जाना जाएगा, वैज्ञानिक नाम से जाना जाएगा अलग अलग, तो फिर उसका वैज्ञानिक आधार समाप्त हो जाता है और उसकी सूचनाओं का आदान प्रदान संभव नहीं होता। और इसीलिए पादपों के नामकरण के लिए एक समुचित व्यवस्था की गई थी, जिसमें किसी भी पादप का एक ही वैज्ञानिक नाम होता है जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है, जिससे कि उसकी सूचनाओं का आदान प्रदान भी संभव हो जाता है। इसीलिए पादप नामकरण की आवश्यकता महसूस हुई। तो पादप नामकरण में हम जानते हैं कि पादपों को जब वैज्ञानिक नाम देते हैं तो उनको लैटिन भाषा में लिखा जाता है, क्योंकि लैटिन भाषा एक तो सार्थकता सिद्ध करती है, बहुत ही सरल भाषा मानी जाती है, मातृभाषा मानी जाती है, और पादपों का सही और विस्तृत वर्णन लैटिन भाषा में मिल जाता है। इसके बाद मैंने आपको वर्गिकी से संबंधित कुछ तथ्य बताए थे, और उसके बाद हम पढ़ रहे थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी द्विपद नाम पद्धति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और द्विपद नाम पद्धति क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके बारे में सबसे पहले इसने बताया था कैस्पर बोहिन ने बताया था। कैस्पर बोहिन ने सबसे पहले बताया था, किसमें? द पिनेक्स नाम की एक पुस्तक में। इस पुस्तक में इसने बताया था 1623 में, परंतु यह इसको प्रसिद्धि नहीं दिला सका। बाद में कैरोलस लीनियस ने प्रसिद्धि दिलाने का काम, किसने किया? प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था कैरोलस लीनियस ने। इसने इसको प्रसिद्धि दिलाई और इसे जन साधारण तक पहुंचाने का काम किया। तो कैरोलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम। तो इस पुस्तक में इसने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। किसके लिए? पादपों के लिए। ठीक है, ये पुस्तक किसके लिए थी? पादपों के लिए द्विनाम पद्धति इसके अंदर इसने बताई थी। ठीक है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1 मई 1753 को ये प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1 मई 1753 से पहले अगर किसी पौधे का वैज्ञानिक नाम दिया गया है तो वो मान्य नहीं है। 1 मई या 1 मई 1753 या इसके बाद जो वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं वही मान्य माने जाते हैं। कैरोलस लीनियस ने ही एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, और ये 1 अगस्त 1758 को इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और इसमें इसने
जंतुओं के लिए नामकरण प्रस्तुत किया था। तो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति 2 पुस्तकों में बताई थी, स्पीसीज प्लांटेरम। इस पुस्तक में इसने पादपों के लिए नामकरण बताए जो 1 मई 1753 को प्रकाशित हुई थी। तो 1 मई 1753 या उसके बाद के नाम ही मान्य हैं, उससे पहले के नाम मान्य नहीं हैं। इसी तरह सिस्टेमा नेचुरी ये दूसरी पुस्तक थी जिसके 10वें संस्करण में, 10वें संस्करण, इसका 10वां संस्करण 1 अगस्त 1758 को प्रकाशित हुआ था और इस पुस्तक में इसने जंतुओं के लिए नामकरण पद्धतियां दी थी। तो 1 अगस्त 1758 या उसके बाद के जो नाम दिए गए हैं जंतुओं के, वही नाम मान्य है, उससे पहले के नाम मान्य नहीं हैं। तो आगे हम देखिए बायोनोमेनक्लेचर के बारे में और देखते हैं क्या क्या तथ्य हैं। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए कुछ नियम है। तो किसी भी पादप जाति के 2 घटक बताए गए हैं। किसी भी पादप जाति के नाम के 2 घटक माने जाते हैं। पादप जाति के नाम के 2 घटक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उसका जेनेरिक नेम, एक तो होता है उसका जेनेरिक नेम जिसे हम वंश नाम कहते हैं या वंश का नाम। ठीक है, दूसरा जो होता है उसका वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये होता है जाति पद का नाम। तो इस तरह से पादप द्विनाम पद्धति में क्या है कि पादप जाति के नाम के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। पहला जेनेरिक नेम जो वंश का नाम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट जो जाति पद का नाम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, इसी तरह से सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इसमें आप ये दोनों पद जो देख रहे हैं ये तो कहलाता है वंश। ठीक है, और ये जो दोनों पद हैं वो है जाति के नाम, यानी ये स्पेसिफिक एपिथेट है। ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। और ये क्या है? ये है जेनेरिक नेम। ठीक है, इस तरह से। तो पादप जाति के नाम के 2 घटक इस तरह से होते हैं। अब देखिए इसके कुछ नियम हैं, वो नियम मैं आपको बता देता हूं क्योंकि द्विनाम पद्धति का पूरा टॉपिक आता है। जो जब हम द्विनाम पद्धति पढ़ते हैं तो इसमें पूरा टॉपिक पढ़ा जाता है और इस पूरे टॉपिक को 2 या 3 या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आगे हम जानेंगे इसके कुछ नियमों के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से नियम हैं वो हम देखते हैं। पहला नियम इसका ये कहता है कि वंश का नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। पहला क्या कहता है? वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा, बड़ा का मतलब कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में अक्षर बड़ा होता है। ठीक है, वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा और जाति के नाम का पहला अक्षर कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, ये लिखा जाता है स्मॉल लेटर में, ये लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, वही एग्जाम्पल लेंगे हम। मैंजीफेरा इंडिका,
तो आप देख सकते हैं इसमें एम जो है वो कैपिटल में है और यहाँ पर जाति का जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका जो पहला अक्षर है वो इन स्मॉल लेटर है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है इसका? ये तो था पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि हाथ से लिखते या टाइप करते वक्त दोनों नामों को अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए। लिखते या टाइप करते वक्त दोनों नामों को रेखांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, दोनों नाम रेखांकित होने चाहिए इस तरह से। ठीक है, ये रेखांकित हो गए हैं। क्लियर? तो ये देखिए, ये जो है इसका एग्जाम्पल। तो दो नाम है, एक तो है वंश का नाम, एक है जाति का नाम। इन दोनों को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ठीक है, अगला इसका जो नियम है वो क्या कहता है? छापते समय जब इसको छापा जाता है, मुद्रित किया जाता है, ठीक है, छापते समय वैज्ञानिक नाम, पादप का वैज्ञानिक नाम तिरछे शब्दों में, तिरछे जो पद हैं उनमें छापना चाहिए। ठीक है, यानी कि इटैलिक, छापते समय वैज्ञानिक नाम इटैलिक या तिरछे छापने चाहिए। ठीक है, या मुद्रित किए जाने चाहिए। ठीक है, तिरछे में देखिए, इसको हम तिरछा लिख देते हैं इस तरह से, महंगी फेरा इंडिका। ठीक है, इस तरह से तिरछा लिखा जाना चाहिए। तो ये इसका अगला नियम है। ठीक है, इसके बाद जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया है, पौधे का वैज्ञानिक नाम दिया है, जिस वैज्ञानिक ने पौधे का वैज्ञानिक नाम दिया है, उस वैज्ञानिक का नाम भी इन शॉर्ट स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाना चाहिए। तो अगला नियम ये कहता है, जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया, सीधा ही बता देता हूं, जिस वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक पद दिया है, नाम दिया है, उस वैज्ञानिक का नाम स्पेसिफिक एपिथेट यानी जाति पद के नाम के आगे इन शॉर्ट लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया। और इसके बाद जैसे इसका नाम किसने दिया? लीनियस ने दिया। तो इस तरह से लिन, इस तरह से इसको आगे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब देखिए अगला इसका नियम क्या कहता है। जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया है उसका नाम यहाँ पर इन शॉर्ट लिखेंगे। इसका नाम जैसे लीनियस ने दिया है तो लीन लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नाम किसने दिया है? लीनियस ने दिया है। अगला नियम ये कहता है 5 नंबर कि जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया है उस वैज्ञानिक का नाम ना तो इटैलिक यानी कि तिरछा लिखा जाना चाहिए और ना ही उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। यानी कि ये तरीका जो है ये है गलत और ये है सही। यानी कि इसको रेखांकित नहीं करना है, ना ही इसको इटैलिक, इसका नाम तो हम इटैलिक लिखेंगे परंतु वैज्ञानिक का नाम हमें इटैलिक नहीं लिखना है। इसके बाद आता है अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि पादप का वैज्ञानिक नाम सामान्यतया कौन सी भाषा में लिखना चाहिए? पादप का वैज्ञानिक नाम सामान्यतया, पादप वैज्ञानिक नाम सामान्यतया लैटिन और ग्रीक, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखा जाना चाहिए।
पादप का वैज्ञानिक नाम सामान्यतया लैटिन भाषा में या फिर ग्रीक भाषा में लिखा जाना चाहिए। मुख्यतया तो किस में लिखा जाता है? लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, क्यों लिखा जाता है? क्योंकि दोनों ही भाषाएं मातृभाषाएं मानी जाती है, इसलिए इन दोनों भाषाओं में पादप का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं। इसके बाद अगला नियम कहता है पादप नामकरण के लिए टोटोनीम, इसको हम कहते हैं पुनर्नाम। टोटोनीम की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, अर्थात पुनर्नाम मान्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों समान शब्द नहीं होने चाहिए, दोनों नाम समान नहीं होने चाहिए। जैसे ये है मैंगीफेरा और ये है मेंजीफेरा, ठीक है, इस तरह से दो है, और एक है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें से सही कौन सा है? ये सही है, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये नियम क्या कह रहा है? पादप नामकरण के लिए पुनर्नाम यानी जेनेरिक जो कि वंश का नाम है और स्पेसिफिक एपिथेट ये दोनों समान नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जाति पद का नाम अलग होगा, वंश का नाम अलग होगा, ठीक है। तो टोटोनीम की व्यवस्था पादप नामकरण के लिए नहीं है, यानी पुनर्नाम मान्य नहीं है पौधों के नामकरण के लिए। परंतु जंतुओं का जब नाम लिखा जाता है, जंतुओं के नामकरण में टोटोनीम मान्य है, ठीक है। यानी पुनर्नाम कहाँ पर मान्य है? अगर हम जंतुओं का नामकरण करते हैं, जूलॉजी में आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर किसी जंतु का नाम आप लिखते हो तो वहाँ पर दोनों पद समान हो सकते हैं, यानी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों समान शब्द हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4 बता देता हूँ, जैसे हम लिखते हैं नाजा, नाजा, ठीक है, नाजा नाजा लिखते हैं। नाजा क्या है? ये शॉर्ट में लिखो, नाजा नाजा, ये होता है इंडियन कोबरा, ये इंडियन कोबरा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों क्या हैं? समान हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे रेटस, रेटस, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? रैट है, यानी चूहा है, ठीक है। तो चूहे का जूलॉजिकल नेम है ये। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों पद समान है। तो इस तरह से पादप नामकरण के लिए पुनर्नाम व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि टोटोनीम मान्य नहीं है, परंतु जंतुओं के लिए ये मान्य होता है। नेक्स्ट है देखिए, हमने द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ा है। तो द्विनाम पद्धति के बारे में आपको अच्छी तरह से बहुत ही शॉर्ट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले द्विनाम पद्धति के बारे में बताने का श्रेय जाता है गैस्पर्ड बोहिन को, जिसने अपनी पुस्तक द पिनेक्स में सबसे पहले द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था, परंतु वो जन साधारण तक इसको पहुंचा नहीं सका। बाद में कैरोलस लीनियस ने अपनी 2 पुस्तकों, एक तो स्पीसीज प्लांटेरम और दूसरी सिस्टेमा नेचुरी, इन दोनों पुस्तकों में क्रमशः पादपों और जंतुओं के लिए नामकरण प्रस्तुत किए थे, और इसी में इन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया भी था। तो द्विनाम पद्धति को वैज्ञानिक आधार देने का श्रेय किसको जाता है? कैरोलस लीनियस को जाता है। द्विनाम पद्धति को जन साधारण तक पहुंचाने और विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? कैरोलस लीनियस को जाता है। इसीलिए कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया है कि द्विनाम पद्धति क्या है। तो द्विनाम पद्धति में
किसी भी पादप जाति के नाम के दो पद होते हैं, जिसमें से पहला पद उसका जेनेरिक नेम होता है, वंश का नाम। दूसरा पद होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे हम कहते हैं जाति पद का नाम। तो वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाना चाहिए, जबकि जाति पद के नाम का पहला अक्षर क्या है, स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए। दोनों ही नामों को रेखांकित किया जाना चाहिए, यानी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों को रेखांकित किया जाना जरूरी है। फिर इसके बाद दोनों को ही इटैलिक यानी लिखते और छापते समय तिरछा लिखना चाहिए और छापना चाहिए। इसके बाद जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया है, जिस पौधे का नाम दिया है, तो उस पौधे के वैज्ञानिक नाम के आगे ही उस वैज्ञानिक का नाम इन शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, परंतु वैज्ञानिक के नाम को ना ही अंडरलाइन किया जाता है और ना ही उसे इटैलिक यानी तिरछा लिखा जाता है। इसके बाद जो पादपों के लिए नामकरण है, उसके अंदर टोटोनीम की जो व्यवस्था है वो नहीं है, अर्थात टोटोनीम पुनर्नाम पादपों के लिए मान्य नहीं है, जिसमें एक ही पादप जाति के दोनों नाम यानी कि वंश का नाम और जाति पद का नाम समान नहीं होना चाहिए। लेकिन जंतुओं के लिए ये मान्य होता है, जिसमें जाति और वंश दोनों का नाम समान हो सकता है। तो ये था हमारा द्विनाम पद्धति। अब आगे हम बात करेंगे वर्गीकीय संवर्गकों की संकल्पना। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा वर्गीकीय संवर्गों की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। देखिए, वर्गीकीय जो वर्ग है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी का मतलब होता है ऊपर किंगडम से लेकर नीचे जाति तक जो भाग हैं, पूरे जो टैक्सॉन हैं, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, वर्गक कहते हैं। जो वर्गीकीय संवर्गों की संकल्पना ये बहुत जरूरी है। देखिए, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में ये विचारधारा है कि पादपों में पारस्परिक आनुवंशिक और प्राकृतिक संबंध पाए जाते हैं। पादपों में पारस्परिक आनुवंशिक और प्राकृतिक संबंध पाए जाते हैं। तो वर्तमान पादप कैसे विकसित हुए हैं? वर्तमान पादप निरंतर विकास की प्रक्रिया के दौरान विकसित हुए हैं। किनसे विकसित हुए हैं? अपने पूर्वजों से विकसित हुए हैं। और इस विकास की प्रावस्थाओं के दौरान उनमें कुछ नए लक्षणों की भी उत्पत्ति हुई है, यानी कि उनमें कुछ नए लक्षण भी उत्पन्न हुए हैं। अर्थात जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो ये कहती है कि पादपों का विकास निरंतर विकास हुआ है और वो अपने पूर्वजों से उत्पन्न हुए हैं, और इस विकास के दौरान उनमें नए लक्षणों की भी उत्पत्ति हुई है। अब नए जो लक्षण बने हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ा है कि नए लक्षणों की उत्पत्ति से जो जातियां हैं उनमें आनुवंशिक और संरचनात्मक जटिलता बढ़ती चली गई। यानी कि लक्षणों की नई उत्पत्ति हुई है तो पुरानी जो संरचना है, पुरानी जो उसकी आनुवंशिक संगठन है, उसमें परिवर्तन हुआ है, यानी कि जटिलता बढ़ती चली गई। ठीक है, तो फलस्वरूप संतति में उनके पूर्वजों के समान जो लक्षण थे वो भी क्या होते चले गए, कम होते चले गए। इसको सीधे और सरल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि पुराने समय में जो पादप थे वो समानता के आधार पर एक दूसरे के काफी नजदीक थे, यानी कि लक्षणों में काफी समान थे। फिर धीरे धीरे पादपों का विकास हुआ, तो विकास की निरंतर प्रावस्थाओं के दौरान नए लक्षणों की उत्पत्ति हुई। तो नए लक्षणों की उत्पत्ति के साथ साथ ही जातियों में आनुवंशिक और संरचनात्मक जटिलता बढ़ती चली गई। फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप ये हुआ कि जो नई संतति है, यानी कि नए जो पौधे हैं, नई जो संतति है, वो अपने पूर्वजों के लक्षणों से
भिन्न होते चले गए, यानी कि उनमें लक्षणों की समानता जो थी अपने पूर्वजों के साथ वो कम होती चली गई। ठीक है, तो ये ही वो कारण है, ये सब ही वो कारण है जिससे पादप जातियों का परस्पर जो संबंध है उनका आकलन करने के लिए ऐसी परिकल्पनाओं या कल्पनाओं की जरूरत पड़ी, और इन्हीं परिकल्पनाओं को या कल्पनाओं को हम क्या कहते हैं, अलग अलग श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे कारण ही हैं जिसमें आनुवांशिक जटिलता और संरचनात्मक जटिलता बढ़ने और लक्षणों की समानता कम होने की वजह से पौधों को ऐसे समूह जो कि निकट संबंधित थे उनको अलग अलग श्रेणियों में रखा गया, और इन्हीं श्रेणियों को हम कहते हैं वर्गीकी की इकाइयां, यानी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, जब से इन वर्गों यानी इन वर्गों का बनने की शुरुआत हुई है, यानी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का जब से प्रादुर्भाव हुआ है, तभी से ही जाति, वंश और कुल आदि की परिकल्पना भी प्रारंभ मानी जाती है। यानी कि जिस समय किंगडम बना, जिस समय डिवीजन बना, ऑर्डर बना, क्लास बनी, तो उसके साथ ही क्या हुआ, जाति, कुल और वंश की परिकल्पना भी सामने आई। तो जाति, वंश, कुल और इनसे ऊपर जितने भी वर्गक हैं उन सभी को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं, यानी कि वर्गक कहते हैं। और इन वर्गकों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ भी लिया है, जिसमें मैंने आपको मेजर और माइनर टैक्सा के बारे में बताया है। परंतु यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ने का मतलब ये है कि जाति क्या है, जाति की संकल्पना कैसे उत्पन्न हुई, वंश क्या है, वंश की संकल्पना कैसे उत्पन्न हुई, कुल क्या है और इसकी संकल्पना कैसे उत्पन्न हुई। तो इन सब के बारे में हमें विचार करना है, इन सब के बारे में ही हमें पढ़ना है कि जातियों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, वही हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे जाति की संकल्पना के बारे में। तो जातियों को वैज्ञानिक आधार देने का श्रेय जाता है कैरोलस लीनियस को। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने ही जातियों को वैज्ञानिक आधार दिया था। जातियों के बारे में सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने बताया था, और कैरोलस लीनियस ने यह कहा था कि जातियों की उत्पत्ति मूल प्राकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर हुई है। कैरोलस लीनियस ने क्या बताया कि जातियों की उत्पत्ति मूल प्राकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर हुई है, अर्थात जातियों की उत्पत्ति का आधार एक तरह का क्या है, विशेष सर्जन है, यानी कि एक तरह का विशेष प्रकार का निर्माण हुआ है। ठीक है, जिसमें मूल प्राकृतिक विभिन्नताओं को शामिल किया गया है। प्राकृतिक विभिन्नताओं का मतलब है जलवायुवीय कारकों के आधार पर जो विभिन्नताएं आ जाती हैं, उन विभिन्नताओं को हम कह सकते हैं प्राकृतिक विभिन्नताएं। ठीक है, स्वभाव के आधार पर। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने अपनी विचारधारा ये बताई जातियों के प्रति। परंतु बाद में डार्विन का सब जानते हैं, डार्विन ने ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी, जातियों की उत्पत्ति बाय नेचुरल सिलेक्शन। ऑर्गन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन 1859 में ये पब्लिश हुई थी, जिसमें डार्विन ने जातियों के बारे में बताया था और ये कहा था कि जातियों की उत्पत्ति प्राकृतिक दबावों के कारण से हुई है, यानी प्रतिस्पर्धा के कारण जो दबाव उत्पन्न हुआ है उसी से नई जातियों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद जातियों के गठन में और आगे क्या भूमिका रही, तो जातियों के गठन में आगे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है मेंडल के नियमों की। मेंडल ने आनुवांशिकी से संबंधित नियम दिए थे, और इसके बाद जो ह्यूगो डी व्रीज है जिसने उत्परिवर्तनवाद दिया था, तो इन दोनों जो विचारधारा थी, दोनों जो सिद्धांत थे, उत्परिवर्तनवाद और मेंडल के आनुवांशिकी नियम, इन दोनों ने भी जातियों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
ठीक है, तो अब हम जातियों की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। जाति की कौन कौन सी परिभाषा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, डार्लिंगटन ने एक परिभाषा दी थी। तो डार्लिंगटन